सो प्यारे बच्चों, ये आपके जीवन की नई शुरुआत है। मान लो कि आपका फर्स्ट बुक बेकार हो गया, कोई नहीं, फर्स्ट बुक कम से कम बता रहा हूँ 8 या 9 बार मैं दोबारा कराने वाला हूँ। तुम्हें बस पता नहीं है, जब हम लेक्चर को, चैप्टर्स को एक बार पढ़ लेते हैं तो दूसरी बार तो धुआं धुआं हो जाता है। क्या हो जाता है? धुआं धुआं ऐसे हो जाता है। तो एक बार अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे रे ऑप्टिक्स को बढ़िया से, तो अगली बार पढ़ोगे तो आपको मजाक लगेगा, है ना, बहुत ही मजा आएगा आपको। तो ईमानदारी से अगर आपने इसको पढ़ लिया, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करोगे। लेकिन अगर आपने वो करी बेईमानी, जैसे ईमानदारी का मतलब क्या है कि आज पढ़ा और आज ही रिवाइज कर लिया, चलो मुझसे भी पढ़ लिया, मैंने चैप्टर कंप्लीट करा दिया, तो अगर रिकॉर्डिंग देखने का टाइम है तो रिकॉर्डिंग देख लिया, एक बार वैसे अगर साथ ही साथ रिवीजन कर लोगे ना तो रिकॉर्डिंग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ साथ रिवीजन कर लो। तो साथ साथ रिवीजन कैसे करना है? ऐसे पन्ना पलट दिया, हो गया। तुम पन्ना पलट तो तुम्हारी किस्मत ही पलट जाएगी ऐसे बेटा। पन्ना पलटना नहीं है, लिखना है फिर रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने। जैसे आज मैंने 10 पेज पढ़ाए तो 10 पेज को आपको आधे पेज में समेटना है, कंक्लूजन्स लिखने हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूले, ऐसे क्वेश्चन में ये फॉर्मूले, इसका मतलब ये है। चीज़ों को छोटा करना है। इस प्रकार से पढ़ाई की जाती है हमेशा। एक परफेक्ट रिवीजन का तरीका निकालो कि आज पढ़ा है तो आज ही रिवाइज होगा, और आज रिवाइज करोगे तो लेगा आधा घंटा, कल रिवाइज करोगे 1 घंटा, और 10 दिन बाद रिवाइज करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ घंटा घंटा। ठीक है, कुछ नहीं हाथ में आना। समझे मेरी बात को? तो एक बात ध्यान रखना, आज रिवाइज करोगे तो फायदा होगा। देखो फर्स्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स वेरी इजी। अब बहुत ही इजी क्यों है? क्योंकि इसमें बचपन की बातें करेंगे हम। पहली बात तो रे ऑप्टिक्स किससे डील करता है, वही छोटी मोटी बातें बचपन वाली। रे ऑप्टिक्स, देखो पहली बात तो ध्यान रखना, ऑप्टिक्स जो है लाइट से डील करता है कि लाइट का नेचर क्या है, लाइट कैसे प्रोड्यूस होता है, इन सब से डील करता है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। और रे ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? रे का मतलब है कि लाइट को आप स्ट्रेट लाइन मानने वाले हो। इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या आप लोग जानते नहीं है कि रे का मतलब क्या होता है? तीर। क्या मतलब होता है? एरो, तीर, रे। तो रे का मतलब क्या है यहाँ पर? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब कैसा हो गया? ऐसा, एरो की तरह। हम मानेंगे लाइट को ऐसे प्रोपोगेट करवा रहे, सीधा प्रोपोगेट करवा रहे। ठीक है, तो छोटी सी बात है, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं, पर लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर, और ध्यान रखना यानी स्ट्रेट लाइन। क्या है इसका मतलब? क्या है? स्ट्रेट लाइन। हम मानते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में होगा, एक तीर की तरह होगा। किसी तरह होगा? तीर। और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन का मतलब क्या हो गया? हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर लाइट का पार्टिकल नेचर है, लाइट का पार्टिकल नेचर। तो ध्यान रखना, पार्टिकल नेचर हम पढ़ते हैं इसके अंदर। तो रे ऑप्टिक्स के अंदर लाइट की रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन पढ़ा जाता है, यानी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगा। और दूसरा जो रे ऑप्टिक्स है, इसके अंदर हम लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ते हैं। हम मानते हैं कि लाइट क्या है? एक पार्टिकल। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के 2 नेचर होते हैं, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो यहाँ पर हम लाइट का पार्टिकल नेचर मान के चल रहे हैं। अच्छा किसी बच्चे को इस बात से तकलीफ है तो आप ऐसा मान लो कि पार्टिकल नेचर भाड़ में जाए। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई रे ऑप्टिक्स है यानी स्ट्रेट लाइन होगा, रे की तरह होगा, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन या स्ट्रेट लाइन मोशन। एक तरह से स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा इसका, स्ट्रेट लाइन। क्या बात समझ में आ गया? दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी आर गोइंग टू, ठीक है इंग्लिश नहीं बनी, चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो, तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन था कि भैया लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और दूसरा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन है लाइट का। अब देखो यहाँ पर ना फटाफट हम रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। और रे ऑप्टिक्स की स्टडी कैसे की जाती है, देखो मैं आपको एक इमेजिनेशन देता हूँ। मैंने कहा कि यहाँ पर एक प्लेन है, एक सरफेस है, सरफेस, ये एक सरफेस है, मतलब ये मान लो ग्लास का सरफेस है, ग्लास, ये क्या है? ये ग्लास, ये ग्लास का सरफेस है। और इसके ऊपर अगर मैं लाइट को, किसी लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे समझना है। अगर एक ग्लास के सरफेस पे, शीशे के सरफेस पे अगर हम लाइट को ऐसे इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा? तो हमने कहा इसकी स्टडी करने के लिए एक रेफरेंस लाइन खुद से मान लिया हमने, यहाँ पे ये हमने खुद से मान लिया और हमने इसकी स्टडी करी। तो हमें पता लगा कि जो लाइट है, लाइट अगर मान लो 100% लेके आ रहा है अपनी एनर्जी, तो ऐसा होगा कि लाइट का कुछ जो हिस्सा है इधर होगा,
इधर निकल जाएगा। मान लो मैंने कहा कि 25% इधर चला गया, जिसको हम प्यार से बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अच्छा, कई लोग ये सोचेंगे कि हमेशा ही 25% होता है। भाई माफ कर दो, ये एग्जाम्पल है। कई लोग याद कर लेते हैं कि सर ने ये लिखा है, याद कर, बहुत बार हुआ है ना ऐसा, याद भाई ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, वो याद कर लेते हैं। अच्छा 25 एग्जाम में बना के आएंगे हैं, और मैं जेल में गलत पढ़ाने के जुल्म में है। बच्चे ने टीचर से पढ़ा, सुसाइड कर लिया, अब टीचर जेल में। मैं लिख के जा रही हूँ, चश्मे वाले ने गलत पढ़ाया, कुछ भी है, चश्मे वाले ने गलत पढ़ाया है। इधर ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अरे तो 100% लाइट आया, तो मान लो लेट 25% रिफ्लेक्शन में चला गया। तो आप देखेंगे कुछ लाइट जो है ऐसे पार भी होता है, टेढ़ा होके, बैंड होके। इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? जब लाइट अपनी पाथ को, अभी पढ़ाऊंगा मैं, लाइट अपने पाथ को चेंज कर ले। जाना इसको इधर था, देखो जाना किधर था, जाना इधर था, लेकिन डेविएट हो गया, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। और वहीं पर लाइट अगर, आप देखो मैंने कहा 25% इधर है और रिफ्रैक्ट हो गया, मान लो मैंने कहा 38%, तो बहुत सारा बच भी तो गया। तो बचा हुआ कहाँ गया? तो हम कहते हैं कि ये शीशा गर्म हो गया। शीशा गर्म होता है कि नहीं होता? धूप में गर्म कैसे हुआ? उसने लाइट को खा लिया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, उसके पार्टिकल्स ने एनर्जी को ले लिया। तो जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो सारा का सारा लाइट का क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। तो इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। देखो मेनली हमें इस चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक पढ़ना है, एक ही टॉपिक पढ़ना है मेनली, तो यही पूरे चैप्टर में हमें रिफ्रैक्शन ही पढ़ना है। पर तुम्हारे सिलेबस में इस बार रिफ्लेक्शन भी होगा थोड़ा सा, और रिफ्लेक्शन 10 से पढ़ चुके हो। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, पीछे का नेगेटिव आगे का पॉजिटिव, ये सब पढ़ चुके हैं ना बचपन में। तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि मैं रिफ्लेक्शन को अभी छोड़ के डायरेक्टली रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करूं, और रिफ्लेक्शन हम लास्ट में कर लेंगे हल्का सा। 10th का है ना ये, तो लास्ट में हम रिफ्रैक्शन देख लेंगे। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, हम रिफ्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, ये बड़ा ईजी होता है, मिरर फॉर्मूला है ना, याद है सब। तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, जो चैलेंजिंग टॉपिक है। 90% जो आपका सिलेबस है ना, 90% रिफ्रैक्शन ही है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि अगर अब देखो, जब भी कोई लाइट, एक रे किसी बॉडी पे पड़ता है, तो 3 फिनोमेना साथ में होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन। लेकिन हम तीनों को एक साथ कभी नहीं पढ़ते। क्या बोला मैंने? तीनों को एक साथ कभी नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं तोड़ तोड़ के। हम पढ़ते हैं, तो हम तोड़ तोड़ के पढ़ने जा रहे क्या? रिफ्रैक्शन। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। हम ये मानेंगे कि लाइट जो है पूरी तरह रिफ्रैक्ट हो गया। अभी हम रिफ्लेक्शन को भूल जाएंगे, एब्जॉर्प्शन को भूल जाएंगे, और सिर्फ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। तो टॉपिक ये लास्ट में पढ़ेंगे, बाकी लोग पहले पढ़ाते हैं, मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। तो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो दोस्तों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन के ऊपर देखते कितना टाइम लगता है। मैं ट्राई करूंगा जल्दी जल्दी और बहुत ही प्यार से, बहुत ही इजी वे में समझाने का प्रयास करूंगा, जितना इजी हो सकता है। देखो रिफ्रैक्शन, पहली बात तो क्या है? देखो रिफ्रैक्शन बहुत ही सिंपल सा फिनोमेना है। सुनो मेरी बात, देखो मैंने कहा एक, देखो इधर समझना, यहाँ कोई है एयर और यहाँ आ गया ग्लास। क्या आ गया? ग्लास। तो देखो यहाँ पर हुआ मीडियम चेंज। क्या चेंज हुआ? मीडियम चेंज। देखो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मान लो आपके हाथ में ठेला है। ठेला क्या है? कौन सा वाला? जिसके वो आपने देखा है जो खरीदने जाते हैं सामान, तो 2 पहिए वाला ठेला होता है जिससे सामान भरते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉली। ट्रॉली, 2 पहिए वाला ट्रॉली है हाथ में आपके। क्या है? अरे यार पहिए कितने भी होते, क्या करना है? क्या 2 पहिए, 3 पहिए? मेरी बात सुन लो, मेरे पास जो ट्रॉली है 2 पहिए वाला है। 2 पहिए वाला ट्रॉली है। ओ हीरो, आपस में बात करने लग जाते हैं, पता नहीं क्या है। हाँ उसी को बोल रहा हूँ मैं। इधर देखो, एक अबे ध्यान दो इधर बेटा। ट्रॉली है 2 पहिए वाला, उसको हाथ से लेके मैं जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ। और सामने अभी जो रोड है एकदम बढ़िया रोड है, और सामने एकदम से आ गया कीचड़। क्या आ गया? तो जैसे ही वो जाएगा ना, ट्रॉली मुड़ जाएगा। अब ट्राई करना, कीचड़ में ट्रॉली जो है, अगर एक टायर उसका क्या होगा, जैसे ही कीचड़ में जाएगा वो मुड़ जाएगा। समझाऊंगा कैसे, देखो समझाता हूँ। देखो अभी नहीं, अभी रुक जाओ, अभी नहीं, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, अभी रुक जाओ। जैसे अगर एक लाइट है, सुनो, अगर एक लाइट है
और एयर से मीडियम में जा रहा है। अभी वेट करो, अभी एग्जांपल बढ़िया दूंगा, अभी रुक जाओ। अगर ऐसे गया ना, अगर लाइट किसी मीडियम में, एयर है और मीडियम है, तो ऐसे जाता है ना, ऐसे चला जाता है, लाइक ए ट्रॉली। ट्रॉली मुड़ेगा नहीं, अभी रुक जाओ। जब ट्रॉली को सीधा लेके जाओगे ना कीचड़ में, तो सीधा ही चला जाएगा, वेट करना। जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो सीधा चला गया, सीधा जाता है, सीधा गया, कोई दिक्कत नहीं। क्यों बताऊंगा, सीधा गया इसलिए। अब हमने ट्रॉली लिया, अब ट्रॉली को टेढ़ा लेके जा रहे थे, टेढ़ा। तो अब देखो ये तुम्हारी ट्रॉली है, समझाता हूं मैं। देखो ये कीचड़ है, कीचड़ कीचड़, और ये ट्रॉली आ रहा है टेढ़ा। टेढ़ा आने का मतलब क्या है कि एक टायर यहाँ है तो एक टायर यहाँ है। अब अगले टाइम पर क्या होगा, ये वाला जो टायर है, ये टायर यहाँ आएगा और ये टायर अभी भी ऊपर है। क्या है, ऊपर। नहीं समझे बात को। अब होगा क्या, ये वाला टायर आ गया कीचड़ में। किसमें आ गया, कीचड़ में आने की वजह से इसकी स्पीड एकदम से रुक गई, स्पीड कम हो गई। स्पीड क्या हो गई, और इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा। तो मान लो यहाँ पर ब्रेक लगा तो ये ऐसे घूम जाएगा ट्रॉली। अगर फील करने वाली बात है यार ये तो। अरे तुमने देखा है कार में होता है कई बार मूवीज में कि अगर एक जो टायर है अगर गड्ढे में आ जाए तो दूसरी ऐसे हो जाती है गाड़ी। तो वही वाली बात है कि सुनो मेरी बात सुनो, अगर मीडियम चेंज हो और जो चीज है वो टेढ़ी आ रही हो, कैसे आ रही हो, तो हमेशा वो बैंड कर जाएगी, हमेशा वो। यही लाइट के केस में होता है। लाइट के केस में क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है, लेकिन जो लाइट है वो सीधा आए। कैसे आए, सीधा। लाइट अगर 90 डिग्री पर आए सरफेस के तो कुछ नहीं होता, मतलब कीचड़ में गए हम, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कभी भी, कहा कैसा हो जाए, ऐसा हो जाए कभी भी कि ये सरफेस है तुम्हारा। अब सरफेस के अंदर क्या हुआ कि आप लाइट को ऐसे लेके आ रहे थे, ट्रॉली को ऐसे लेके आ रहे थे, तो ट्रॉली क्या होगा, मुड़ जाएगा ट्रॉली। तो यहां भी हमने क्या देखा कि लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, लाइट को जाना, पर लाइट हो जाती है बैंड। लाइट क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है ऐसे करके बैंड। तो हमने कहा अभी ठीक से बना दूंगा, मैंने इतना ठीक नहीं बनाया, ठीक है अभी बना देता हूं मैं ठीक। क्या है, हाँ। तो देखो अगर लाइट अगर मान लो टेढ़ी आ रही हो ऐसे, सभी हट गया बेवकूफ हूँ मैं, हटो इधर देखो। लाइट अगर ऐसे आ रही ना टेढ़ी, तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन कीचड़ में आने के कारण, मीडियम चेंज होने के कारण लाइट ऐसे हल्की सी बेंड हो जाती है। तो मैंने क्या कहा कि अगर ये मीडियम कुछ और है, मान लो एयर, और ये मीडियम है कुछ वाटर या ग्लास या कुछ भी, ये दूसरा मीडियम है, तो मीडियम चेंज होने से बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, बेंडिंग ऑफ, इसी को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, समझे नहीं समझे। और बेस्ट एग्जांपल क्या है, आप समझ गए, रियल लाइफ एग्जांपल, कि भाई ट्रॉली को सीधा लेके जाएंगे तो मुड़ेगी नहीं, लेकिन वही ट्रॉली टेढ़ी हो तो एक टायर पहले आएगा कीचड़ में, और जैसे कीचड़ में आएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी, जाम हो जाएगा वो, तो ऐसे वो घूम जाएगा, ऐसे वो घूम जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो ध्यान रखना, लाइट का रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट फॉल्स एट सम एंगल विथ नॉर्मल, यानी कि किसी एंगल पे गिरे। जैसे मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ, आपको याद होगा बचपन में इसको नॉर्मल बोलते थे, याद है आपको। अगर नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे लाइट गिरेगा, नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे लाइट गिरेगा तो रिफ्रैक्शन होगा। लेकिन अगर नॉर्मल के साथ, सुनते रहना बेटा ध्यान से, ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नॉर्मल ये है, ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है, और मेरा जो लाइट है, लाइट, वो लाइट जो है, मेरा लाइट भी ऐसे आया, समझ पा रहे हो, जो लाइट है वो ऐसे आया, तो बताओ जो नॉर्मल रिएक्शन है और लाइट है दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन जैसे उसके साथ नहीं होता, किसी ट्रॉली के साथ। तो ये पूरी की पूरी फिजिक्स के सिद्धांत रियल लाइफ से लिए गए हैं कि मीडियम चेंज होने से पाथ चेंज होगा, लेकिन कब, जब वो नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे गिरे, नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे गिरे। तो अब हमने एक काम करना स्टार्ट कर दिया। हमने पहले ने कहा कि सर आप ना रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बता दो यार, एक बार रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बता ही दो, एग्जाम में तो आएगा नहीं पर अब बता दो। तो मैंने कहा यार डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप खुद लिख लोगे, ठीक है। इट इज द, मैं लिख देता हूं, आप भी लिखना मेरे साथ, इट इज द। देखो मैंने जो एग्जांपल दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल फिनोमेना ध्यान रखना कि बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट, देखो डेफिनेशन लिख दिया, इट इज द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट का पाथ चेंज होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा। तो अब मेरी बात सुनो, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये ट्रॉली है, सुनो ट्रॉली है, फिर लाइट सीधी आई, सीधी निकल गई,
फिर देखो ये एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये भी कोई दूसरा मीडियम है, सुनते रहना। ये एयर है, ये मान लो गिलास है, गिलास गिलास, ये मान लो गिलास है ये भी। तो सोचो क्या होगा अगर ये एयर है लेकिन लाइट किसी एंगल पे आया, लाइट किसी एंगल पे आया तो लाइट बेंड हो गया, लाइट क्या हो गया, बेंड। अब ये बेस्ट एग्जांपल कैसे, ट्रॉली, जब टेढ़ा ट्रॉली आएगा और एकदम से कीचड़ में आएगा तो यूं घूम जाएगा। ये फील कर पा रहे हो आप लोग, इमेजिन कर पा रहे हो? तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको किसी भी हाल में। अब आगे देखो, आगे मैंने कहा यहाँ पे देखो ये, तो इस वाले फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं, बात खत्म, रिफ्रैक्शन। अब अगली बात जो आपको याद रखना है, क्या बात याद रखना है कि भाई कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, टॉपिक क्या है हमारे पास, कॉस, कॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। बताओ, अब बताओ ट्रॉली के केस में क्या हुआ है, ट्रॉली क्यों रिफ्रैक्ट हो गया, ट्रॉली का पाथ क्यों चेंज हो गया, क्योंकि उसके एक टायर की स्पीड एकदम से क्या हो गई, कम। जैसे ही एक टायर कीचड़ में गया वो टायर हो गया जाम, और अगला वाला तो मोशन में था तो उसको तो आगे बढ़ना ही था। देखो सोचो ये दो चीज़ें हैं, ये पेन है आगे चल रहा है, ये पेन आगे चल रहा है, पर अगर मैं इसको जाम कर दूं तो ऐसे घूम जाएगा, तो बैंड हो गया ना ये। तो आपको ये सोचना है कि भाई ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो क्यों रहा है, क्योंकि ट्रॉली का स्पीड चेंज हो रहा है, ट्रॉली का स्पीड। तो अब लाइट के केस में, भाई लाइट के केस में क्यों रिफ्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी लाइट का स्पीड चेंज होता है। कैसे, देखो ये इसको बोलते हैं ना एयर, ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। अब बोलोगे सर हमें रेयरर की स्पेलिंग नहीं आती, ठीक है बेटा मैं साफ लिख देता हूँ, रेयरर, रेयरर। देखो ये एयर है, एयर, तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, देखो यहाँ पर ये समझिए कि भीड़ भाड़ कम है, भीड़ भाड़ क्या है, यानी लाइट के लिए यहाँ पर भीड़ भाड़ कम है, लाइट के लिए। तो ऑप्टिकली रेयरर, रेयरर मतलब वहाँ पर पार्टिकल लाइट को इतना वो नहीं कर रहे, पर जैसे ही वो ग्लास में जाएगा, मीडियम में जाएगा, एकदम से इसकी स्पीड, इसको धक्का लगेगा। नहीं समझे बात को? जैसे तुम देखो, तुम्हारे घर है, गेट है, तुम घर में वॉक कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, कंधे तक पानी है, गेट खोला, वॉक करते करते अब एकदम से जाम पड़ गए। क्यों जाम पड़ गए? क्योंकि पानी कंधे तक है, पानी में दौड़ना क्या हो जाएगा, स्पीड एकदम से कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, जब लाइट रेयरर मीडियम में होता है तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, पर जैसे ही डेंसर मीडियम में जाता है, इसको बोलते हैं हम डेंसर, डेंस है यहाँ पर, क्या है ये, डेंस। जैसे शहद होता है ना, शहद, शहद, हनी इज डेंस, हनी इज डेंस, तो वैसे ही होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है ये, डेंसर मीडियम। तो जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में जाता है, एकदम से लगता है भाई अब एकदम से स्पीड कम, और आपको पता है जैसे ट्रॉली की स्पीड कम हुई थी, मुड़ गया था, वैसे ही लाइट की स्पीड कम हुई और वो मुड़ गया। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, स्पीड चेंज होता है। या समझ पा रहे बात को, क्या होता है, चेंज इन स्पीड। तो स्पीड चेंज होता है, इस चक्कर में रिफ्रैक्शन होता है। तो प्लीज नोट इट डाउन कि रिफ्रैक्शन क्या होता है और कारण क्या होता है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, अब ना, अरे बात सुन लो यार, क्या कर रहे हो आप लोग, अजीम को सुनेगा ये, गलत बात है बेटा, आपको सुनेगा। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दोस्तों। अब एक चीज है जो याद कर लो, अगर तुमने याद नहीं किया तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पक्का बोल रहा हूं मैं। जिंदगी मतलब रे ऑप्टिक्स, क्या हो जाएगा, गया तो गया। पर वैसे बता रहा हूं मैं, अगर तुमने याद नहीं किया तो खेल खत्म है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, देखो एक बात ध्यान रखना कि ये हमेशा बनाऊंगा मैं, इसको बोलूंगा नॉर्मल, क्या बोलूंगा, नॉर्मल रिएक्शन। और ये जो इधर रहेगा ना नीचे की साइड, वो मैं मान रहा हूँ मीडियम 2, क्या मान रहा हूँ, मीडियम 2, और ये मीडियम 1। और मैं ये मान रहा हूँ यहाँ पर ना भीड़ भाड़ ज्यादा है, आपको बाद में पढ़ाऊंगा मैं और डिटेल में, पर अभी भीड़ ज्यादा है तो ये डेंसर मीडियम है। क्या ये, डेंसर। और जैसे मैं डेंसर बोलूंगा ना, तुम सहज समझना, तुम गिलास समझना, तुम पानी समझना, मतलब एयर के मुकाबले कुछ अलग समझना। और ये मान लिया मैंने एयर, तो ये हो गया हमारा रेयरर मीडियम। क्या हो गया, रेयरर मीडियम। अब ना एक लाइट को मैंने किसी एंगल पे, अब तुम समझ गए कि सर खेल क्या बता रहे, सर ये बता रहे हैं कि अगर किसी एंगल पे लाइट आ रहा है और मीडियम चेंज हो रहा है तो उसका होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा उसका, क्या होगा, दोबारा बोलो, रिफ्रैक्शन। अब मुद्दा ये है कि सर लाइट मुड़ेगा, पर मुद्दा ये है कि कोई बच्चा ऐसा बना के आ जाए, मुड़ तो रहा है, अरे रिफ्रैक्शन ही तो है ये, कोई बच्चा बोले मैं इधर मोड़ूंगा। अब बताओ बच्चा क्या अब टीचर किसको सही करे, दोनों ही बेंडिंग ऑफ लाइट है। अब टीचर कैसे, अब टीचर को इसको सही करे, तो ये पंगा है।
तो इस पंगे को हम निपटाते हैं कि लाइट जाए तो जाए किधर। तो ये ना प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया और देखा गया कि लाइट जब रेयरर से डेंसर जाता है ना तो ऐसे मुड़ता है, ऐसे मुड़ता है। अब ऐसे मुड़ने को बोलते हैं हम ये किस तरफ आया है। तो ये जो लाइन है ये नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल की तरफ आया है। अगर इधर जाता तो ये बोलते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पर इस केस में जब लाइट रेयरर से डेंसर आता है, इसका नाम रखा हमने टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या रखा हमने? टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब मेरे मन में हर बार यही चल रहा है। एक बच्चे ने कहा था पढ़ाते बहुत तगड़ा हो पर राइटिंग अगर ठीक हो जाए तो मजा आ जाए। अब राइटिंग ठीक ही लिखना पड़ता है मुझे, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब याद कैसे रखेंगे? अब इसको याद, देखो याद करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है ये, बच्चे भूल जाते हैं। तुम्हें लग रहा हो कितना कूल है, भी याद हो गया, पर इसको याद करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तो एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है जो मैं अपने मन में रखता हूँ, अपने लिए बनाया था मैंने, कि देखो बच्चा पहले एयर में था। कहाँ था? एयर में। एकदम खुला जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खुला जिंदगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये नॉर्मल को मैं बोल रहा हूँ उसका घर। क्या बोल रहा हूँ? उसका घर। तो बंदा जब अकेला था, बात समझे नहीं, अकेला था, गाँव में था, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम खुला खुला, एकदम पेड़ पौधे हर जगह, मजा आ रहा है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर में आया, घर की तरफ आया, और सॉरी डेंसर मीडियम में आया, भीड़ में आया, किस में आया? ये भीड़ ना, भीड़, अरे डेंसर मतलब भीड़। जैसे भीड़ में आया, यहाँ के लोगों को देखा, उसका मन किया दोबारा घर लौट जाऊं। तो इसको नॉर्मल को हमने घर बोला है ना, तो घर की तरफ आ रहा है। किस तरफ आ रहा है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी टुवर्ड्स द घर। तो तुम्हें याद रहेगा जब वो अकेला था, बहुत बढ़िया था, जिंदगी मस्त थी, लेकिन जैसी भीड़ भाड़ वाली दुनिया में गया, उसको घर का याद आया। घर का यानी नॉर्मल का याद आया। छोटा सा ट्रिक है पर बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे बहुत यूज होता है। टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है ना। और जिसको याद नहीं होता उसका तो हो जाता है ना, बढ़िया काम है। अब सुनो अगला, देखो अगला याद रखना। अगर ये हमारा, देखो ऑप्टिक्स में मजा बहुत है, ये है हमारा वही मीडियम टू, मीडियम टू ही चल रहा है ये। यहाँ पर हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल दिख नहीं रहा है, ये हमारा नॉर्मल है। और ये मीडियम वन, और ये रेयरर है। चलो इस बार कुछ अच्छा करते हैं, इस बार जो मीडियम वन है वो डेंसर कर देते हैं। ये डेंसर और मीडियम टू रेयरर कर दिया। डेंसर का मतलब क्या हो गया बताओ? ये गिलास हो गया। क्या हो गया? गिलास, पानी, शहद। ये हो गया एयर, एयर या फिर वैक्यूम, एयर या फिर वैक्यूम। अब मैंने क्या किया, सुनते रहना। मैंने लाइट को दिया ऐसे, लाइट को दिया ऐसे, तो अब उसका उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये समझे? जब वो रेयरर से डेंसर में गया तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, और मतलब भीड़ में जाते ही घर की तरफ, भीड़ में जाते ही, बात समझ में आ गया। और जैसे ही अपने घर लौटा वापस तो घूम रहा है, टहल रहा है, टहलने चला गया, घर से दूर चला गया टहलने। नहीं समझे मेरी बात को? अरे नॉर्मल ये होता है बेटा, ये दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। तो जब वो वापस घर लौट गया तो घर के आसपास से टहलने जाएगा ना। ऐसे जो मर्जी याद कर लो ना यार, तुम ये बाल की खाल खींच रहे हो। खाल की बाल होती है, क्या होता है? हाँ, बाल की खाल ही होती है, ठीक है, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल लिख लो, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात समझ में आ गया? तो ये लिख लो। और थर्ड ये बात ध्यान रखना, जब बंदा 90 डिग्री पे गिरता है तो क्या होता है? नो बेंडिंग, नो चेंज इन पाथ, नो चेंज इन। और इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? ट्रॉली। याद है आप लोगों को? ट्रॉली। तो नो चेंज इन पाथ, 90 डिग्री पे गिरता है। तो अब कुछ बातें याद कर लेते हैं फटाफट। और देखो कुछ बातें आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं, फटाफट। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल हमेशा इस लाइन से नापा जाता है, नॉर्मल से। लिख लो पूरी की पूरी रे ऑप्टिक्स में एंगल हमेशा नॉर्मल से, ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल लाइन, इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं। एंगल हमेशा यहीं से मेजरमेंट करना है। जैसे मैंने आई वाले का एंगल यहाँ से मेजरमेंट किया, आर वाले का एंगल यहाँ से मेजरमेंट किया। अब तो ये छोटी सी बात है, आई का मतलब इसको बोलते हैं एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो बात ध्यान रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसे बोलेंगे। अब आपका चैप्टर स्टार्ट होने लग जाएगा, फटाफट नोट कर लो दोस्तों। दोबारा मेरे साथ बोलो, जब वो रेयरर से डेंसर में गया, भीड़ में गया, टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है ना। रेयरर से डेंसर,
टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेयरर से डेंसर, मतलब एयर से मीडियम में गया तो लाइट नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल की तरफ, याद कर लो बस। अब देखो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब तो मजाक वाली बात थी, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, चेंज इन पाथ, चेंज इन पाथ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बोलो क्यों? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर का मतलब क्या हो गया कि देखो लाइट जो है ऐसे गया और ऐसे ही चला गया, तो जितने, समझ रहे हो, एंगल कुछ बन रहा है यहाँ पर? साइंस नहीं बन रहा। या फिर बोले एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 90 डिग्री टू द सरफेस, टू द सरफेस, सरफेस में 90 डिग्री बना रहा है ये देखो, तब भी क्या होगा? चेंज इन पाथ नहीं होगा। पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो जाए और ये किसके बराबर हो जाए? 0 डिग्री। कितना हो जाए? 0 डिग्री। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर और 0 डिग्री, कितना डिग्री? तो चेंज इन 0 डिग्री नहीं है तो बताओ, यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंस है, यही रिफ्रैक्टेड है मान लो, तो एंगल कितना है? 0। सब एक दूसरे के ऊपर ऊपर ही है। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अगला टॉपिक हम पढ़ रहे जो एग्जाम में आ सकता है, वैसे तो आता नहीं है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब ध्यान रखना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा मेरी बात सुनो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए एक छोटी सी बात पढ़ा दूं चुपके से, 9th 10th की बात है, सुन लो। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अभी होल्ड पे है। जो बच्चे कल नहीं आए थे, या जो बच्चे, कल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, जो बच्चे 9th 10th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, सुन लो। एक टॉपिक होता है म्यू, इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब क्या है। जैसे मैंने कहा म्यू ऑफ एयर, तो एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 मानते हैं हम। क्या मानते हैं? 1। लेकिन मैं ऐसे लिख दूँ म्यू ऑफ वाटर, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लो इसकी वैल्यू आ गई, मान लो मैंने बोल दिया 1.34 बोल दिया। वैसे ही मैंने बोल दिया म्यू ऑफ, मान लो मैंने बोल दिया ग्लास, और इसकी वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी 7 लिख दी। मैंने क्या लिख दी? 7। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये बेसिकली ये बताने वाला है, सुन लो, जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, बाद में पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में, अभी हम यूज़ कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बताने वाला है जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी स्पीड कम कर देगा, स्पीड कम कर देगा लाइट की, कम कर देगा लाइट की। नहीं समझे? मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ और इजी। बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रुकावट को बताता है, रुकावट। क्या है? रुकावट टू द लाइट, टू द लाइट। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा है, मान लो 7 है, तो लाइट को बहुत रुकावट मिलेगा, तो बैंडिंग होगी। क्या होगी? बैंडिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रुकावट को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल इसका म्यू होता है, कई सारी बुक में इसका सिंबल एन होता है। क्या होता है? एन भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो एन या म्यू जो इस्तेमाल करो, मतलब क्या है? रुकावट, ज़्यादा वैल्यू ज़्यादा रुकावट। मैंने कहा सुनो कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 18 है, 18, और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो 1.7 है, तो इसको बोलते हैं हम ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या है कि लाइट के लिए, ऑप्टिकली मतलब लाइट के लिए जो है ना, ये जो मीडियम है बहुत घना है, बहुत घना है, मतलब लाइट को जब इसके अंदर जाएगा तो बहुत रुकावट होगी, बहुत क्या होगी। वैसे अगर इसकी वैल्यू कम है तो ये ऑप्टिकली रेयरर। क्या होगा ये? ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली रेयरर का मतलब क्या है? जब लाइट उसमें जाएगा तो उसको भीड़ फील नहीं होगा, रुकावट फील नहीं होगा, होगा भी थोड़ा बहुत होगा। तो एक टॉपिक हमने पढ़ा कि ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम को डिफाइन करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज होती है, क्या होती है? और वैल्यू देख के हम बता सकते हैं कौन ऑप्टिकली डेंसर है, कौन ऑप्टिकली रेयरर है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को हम पढ़ते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पढ़ेंगे भी फ्यूचर में। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ना, पहला लॉ तो होता है डायग्राम। पहला लॉ कहता है कि देखो यार, ये कोई मीडियम का सरफेस है, यहाँ पर मीडियम 2 है, यहाँ पर मीडियम 1 है, और ये है नॉर्मल रिएक्शन। अब जो लाइट है, वो लाइट ऐसे आई और रिफ्रैक्ट हो गई मान लो। तो उनका कहना ये है कि अगर आप इस प्लेन को देखते हो, प्लेन एक प्लेन ही तो होगा जिसमें गिरा होगा, अरे कोई सरफेस ही तो होगा। तो बोला जाता है कि
इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में वेरी फर्स्ट लॉ जो इस्तेमाल नहीं होता, बचपन से पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही बोल सकते हो नॉर्मल। चलो मैं सिंपल बता रहा हूँ, लाइज इन सेम प्लेन कि ये देखो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन सेम प्लेन। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी लिख देता हूँ मैं, चलो लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ आप। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर यहाँ पर लिख लो एक नीचे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। वैसे और आप डेफिनेशन की तरफ मत जाओ, मैं तो बहुत आपको सीधी भाषा में डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ है जो यूज़ नहीं होता कभी, ये तो लिखने के काम आता है बस। अब देखो जो यूज़ होता है ये होता है, देखो सेकंड, और मैं कहता हूँ ये है फादर, ये जो लॉ है फादर ऑफ ऑप्टिक्स के पापा कहते हैं इसको, इस लॉ को। हर जगह लगता है ये, कहीं पर भी लाइट बैंड हो रहा है लग जाएगा, चाहे रे ऑप्टिक्स हो चाहे वेव ऑप्टिक्स हो। जो मैं एक पुराने ज़माने में एक डायलॉग था, जिसको स्नेल्स लॉ नहीं आता उसको फिजिक्स नहीं आती। ये इतना इंपॉर्टेंट है, स्नेल्स लॉ नहीं आता तो फिजिक्स नहीं आती, इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा लॉ का नाम तो लिख दो, लॉ का नाम है स्नेल्स लॉ वेरी फेमस, सेकंड लॉ है हमारा स्नेल्स लॉ। तो ये क्या कहता है, ये कहता है देखो, ये बड़ा सिंपल है, कहता है देखो, ये कहता है देखो बहुत सिंपल बात कहता है ये आपका नॉर्मल है, ठीक है भाई, ये आपका मीडियम है, ये मान लो ये आपका डेंसर मीडियम है, मैंने डेंसर लिया है, चलो सब कुछ छोड़ो, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। अच्छा इसकी जो मीडियम 1 है, एयर हो चाहे कोई भी हो, क्या इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है μ1। तो मैंने मान लिया यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 है और यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो μ2। अरे कुछ ना कुछ रुकावट तो होगा, एयर में रुकावट नहीं होगा, बाइक पे जाते रुकावट नहीं फील होता भाई, हर मीडियम में कुछ ना कुछ रुकावट होता है, सिर्फ वैक्यूम में रुकावट नहीं होता। क्या बोला मैंने? तो मैंने कहा भाई एयर की जो रुकावट है वो μ1 मान लो, मीडियम की रुकावट μ2 मान लो, और लाइट को चला दो यहाँ से। अब लाइट कहाँ से चला है बताओ? रेयरर से। इसको रेयर मान रहा हूँ मैं, रेयरर इसको मान रहा हूँ डेंसर, मैं मान रहा हूँ, आपकी मर्जी मानो ना मानो। तो मानो मैंने कहा कि लाइट इधर मुड़ गया, लाइट इधर मुड़ गया। अब मैं आपसे बहुत छोटी बात पूछूंगा, छोटी बात बताओ। अच्छा ये क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या होगा? अरे नहीं, ये क्या होगा? एंगल ऑफ, नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा तो ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ पता क्या कहता है? वो कहता है भाई देख कुछ मत कर, ये μ1 उठा ले, μ1 उठा ले, आई लिख दे, क्या लिख दे? आई, और इक्वल का साइन लगा दे। फिर यहाँ का दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उठा ले, आर यहाँ लिख दे μ2 और यहाँ लिख दे आर, क्या लिख दे? और यहाँ भी साइन लिख दे और यहाँ भी साइन लिख दे, बस यही है स्नेल्स लॉ खाता। तो समझ में आया? तो कैसे करेंगे स्नेल्स लॉ? μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r, दैट इज स्नेल्स लॉ। अब तुम बोलोगे सर हम एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे? ऐसे बोलेंगे सर टीचर को, बोर्ड्स वाले को, यहाँ से उठा ले यहाँ लिख दे, ऐसा नहीं होगा, उठा ले लिख दे, उठा देगा तुम्हें। तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में ऐसे लिखते, देखो सुनो, आपने एग्जाम के लिए गेम खेल सकते हो। देखो साइन आई को इधर लिख दो और साइन आर को नीचे ले लो, तो बताओ ये क्या बन गया? μ2 बाई μ1। अरे बताओ ना यार, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है भाई, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर ध्यान दो, ये साइन आई, ये साइन आर, तो मैंने साइन आर को नीचे ले लिया और μ1 को इधर ले गया, तो साइन आई बाई साइन आर, μ2 बाई μ1। अब आप एक बात मुझे बताओ चुपके से, बिल्कुल प्यार से, चुपके से बताना, चुपके से, शोर नहीं। अगर मैं बोलूँ कि रिफ्रैक्टिव, मान लो मैंने बोला सेकंड मीडियम का 4 है, सेकंड मीडियम की वैल्यू क्या है? 4, फर्स्ट मीडियम की वैल्यू मान ले 2, तो आंसर कितना आया? 2।
क्या 2 एक कांस्टेंट वैल्यू होगी? अरे भाई कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो वही कह रहा हूं मैंने वैल्यू मान के बताया आपको। तो हमने कहा अच्छा मतलब साइन आई और साइन आर को डिवाइड करने पर हमें मिलता है कांस्टेंट। क्या मिलता है हमें? अरे वाह, यही डेफिनेशन हो जाएगा। अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। लिख देता हूं मैं कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम? रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फटाफट मैं काम की बातें करता हूं। ये था स्नेल्स लॉ। पर तुम बोलोगे इतने पंगे है क्या? नहीं, पंगा कुछ नहीं है। जो मैं बोलूंगा एग्जाम में ये लिख के आना। देखो एग्जाम में क्या लिख के आना है, वो तो मैथमेटिक्स से जो काम आएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में ये लिख के आना जो मैं बता रहा हूँ। फटाफट बता रहा हूँ। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि स्कूल में तुम इस चैप्टर को फील नहीं कर पाओगे। तो एक ही अच्छा ऑप्शन है तुम्हारे पास, यहाँ पर फील करना। क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, दैट इज साइन आई बाई साइन आर म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू कांस्टेंट। तो मैंने आपको देखो ऐसे पढ़ाया कि डेफिनेशन भी याद हो जाए और स्नेल्स लॉ भी सीख जाए बहुत इजी तरीके से। सो प्लीज नोट इट डाउन। दोस्तों क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये जो स्नेल्स लॉ है उस पर बड़ा फेमस क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये आता है कि एक लाइट है, वर्ड्स में आएगा, वर्ड्स में सुन लो। क्वेश्चन ऐसा था, एक लाइट है, इंसिडेंट हुआ 30 डिग्री पे, लाइट है, इंसिडेंट हुआ 60 डिग्री पे, रिफ्रैक्ट हो गया 30 डिग्री पे। ठीक है, ये एयर से गया जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। और किसी से डिस्कशन नहीं, खुद ही करना है सेल्फ। आपको बताना है 60 डिग्री पे 30 डिग्री पे पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरे का रुकावट कितना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए बिल्कुल घबराना मत, ठीक है, हो जाएगा। मन में इतना सारा था पर मैं क्या ही बोलूं, है पता लगे कोई आज ही जाए, पंखे से लटक जाए उस चश्मे वाले की वजह, फिर मेरा गेम ओवर है उस चश्मे वाले की वजह से। देखो बड़ा आसान है, सुनो इधर सुनो। देखो आपको कुछ नहीं करना, इस 1 को उठाना है, 1 sin 60, 1 sin 60, फिर इसको उठाना है म्यू 2 sin 30, म्यू 2 sin 30। sin 60 होता है कितना, √3/2, और ये म्यू 2 निकालना है, और sin 30 1/2। तो आंसर आ गया √3 = म्यू 2। जो भी बच्चे अगर ये गलती कर रहे हैं ऐसे कि sin i बाई sin r = म्यू 2 बाई म्यू 1, उसका क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा, कभी सही नहीं हो। अभी तो आसान है ना, अभी तो सिचुएशन अलग है, पर सिचुएशन ऐसा हो जाए वो ऐसे बोले लाइट ऐसे गई इसमें गया, किसको 2 किसको, बहुत पंगा हो जाएगा। आप छोड़ो अभी, मजे मत लो ज़्यादा। सिंपल रूल बताया है, जब भी स्नेल्स लॉ लगाओगे, रिफ्रैक्टिव जहाँ से लाइट चली है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल से मल्टीप्लाई करना है, जहाँ को गई उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एंगल से मल्टीप्लाई करना है। यही तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, मुझे कॉपी करो बेटा, कभी मेरे का गलत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते, देखो अब देखो इस टॉपिक में ना, अब हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 मिनट में खत्म करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैं फील दे चुका हूं आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील का मतलब क्या था, रुकावट। क्या था, ज्यादा वैल्यू ज्यादा रुकावट, कम वैल्यू कम रुकावट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी बताता है। क्या बताता है कि भाई ऑप्टिकली कितना रेयर है या कितना डेंसर है। ऑप्टिकली मतलब लाइट के लिए कितना भीड़ है और लाइट के लिए कितना भीड़ नहीं है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम फील दे चुके हैं। अब बात करते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो क्या क्या बातें लिख सकते हैं। तो सिंबल ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। पहला ये लिख सकते हैं इसका रेशियो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द, सुनते रहना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये हो गया पहली डेफिनेशन। मतलब क्या है कि किसी लाइट का स्पीड कितना वैक्यूम में है निकाल लो और कितना मीडियम में है निकाल लो, और दोनों को डिवाइड कर दो तो आपको मिल जाएगा रुकावट। क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार पानी के अंदर
पानी के अंदर मुझे स्पीड मिला 3/2 इंटू 10⁸ पानी के अंदर जो लाइट है, लाइट उसकी इतनी स्पीड है, पानी के अंदर इतनी, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, 3/2 बोल दिया हमने कि भाई पानी के अंदर इतनी स्पीड है। और मुझे बोला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो मैंने कहा पगले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और कोई ऐसा गधा बच्चा नहीं होगा जिसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ना पता हो, कोई भी ऐसा नहीं, सबको पता होगा। इवन मुझे पता है 3 × 10⁸। ऋषभ कितना है? देखो उसको भी पता है। तो 3 × 10⁸। तो वैक्यूम में हो गया 3 × 10⁸। और पानी के अंदर कितना दिया है? पानी के अंदर दिया है 3/2 इंटू 10⁸। तो कट गया, तो ये आ गया आपका 2। कितना आ गया? यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे क्वेश्चन के अनुसार कितना आया? 2। और मतलब पानी की रुकावट आ गई, पानी की, कि पानी लाइट को कितने हिसाब से रोकेगा, कितने हिसाब से स्पीड कम करेगा, तो उसकी वैल्यू आ गई 2 के हिसाब से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन है, ऑफिशियल डेफिनेशन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कई लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं कि भैया स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, पहले मीडियम में कितना स्पीड है और दूसरे मीडियम में कितना स्पीड है, दोनों स्पीड का रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या मिलेगा? तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और नीचे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो इसको भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं। और एग्जाम में क्या आ सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको भी बोलते हैं λ1/λ2। कई सारे बच्चे होंगे जिनको लैम्डा का मतलब पता होगा, सबको पता होगा, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ। कौन बताएगा मेरे को? कौन बताएगा? जतिन, लैम्डा का मतलब क्या होता है? लंगड़ा, लंगड़ा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ। क्या है? वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम साइंस कह रहा है, साइंस कह रहा है, मैं शर्मा गई। क्यों ले लिया आपने मुझे? अगर आप वेवलेंथ नहीं बता पा रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है वेवलेंथ, तो ये वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ इन सेकंड मीडियम। नहीं समझे? तो अगर आपसे कोई बोले भैया मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मुझे रुकावट की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मीडियम में कितना वेवलेंथ है उसको डिवाइड कर दो दूसरे मीडियम से, दूसरे मीडियम से। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कि भैया कोई येलो लाइट है, येलो लाइट है, मान लो उसकी वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर, 460 नैनोमीटर है। मैंने एग्जांपल लिया है खुद से। पहले मीडियम में, कहाँ पर? एयर में। एयर में मीडियम में कितना है? 460 नैनोमीटर। अब जैसे ही वो पानी में गया, पानी में जो वेव है, वेवलेंथ, ठीक है ना, पानी में वेवलेंथ कुछ हो गया, पानी में वेवलेंथ कुछ, मान लो पानी में वेवलेंथ हो गया, मैं बोल देता हूँ, ऐसे रफली बोल रहा हूँ, इतना आइडिया नहीं है, 450 नैनोमीटर बोल दिया मैंने, ठीक है। अभी हमने कोई मेंटली कैलकुलेट नहीं किया है कि बढ़ेगा कि घटेगा, हमने बस लिख दिया है। अब मुझसे बोला कि भैया बताओ, क्या बताओ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितनी रुकावट फील हुई पानी में, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हुआ है ना, तो कितना रुकावट फील हुआ। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा, क्या बताना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मीडियम बाई वेवलेंथ ऑफ सेकेंड मीडियम, 460 बाई 450, जो भी आंसर आएगा वो अलग बात है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए। क्या बोला? पहली बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फील क्या है? रुकावट। दूसरी बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, wavelength of light in first medium to the wavelength of light in second medium. So this is all about refractive index. और कुछ बातें करेंगे, नोट डाउन। सो अभी हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। अब मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पेयर ऑफ मीडियम का होता है, बताने वाला है ये सब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज पेयर ऑफ मीडियम, अकेले के लिए डिफाइन ही नहीं होता, हमेशा कंपैरिजन में होता है। आप पिछली क्लास में आए थे? एक सेकेंड, मेरी बात सुनो बेटा, अब कुछ बातें याद कर लेना। पहला पॉइंट ये, डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है? पहला, नेचर ऑफ मीडियम,
नेचर ऑफ मीडियम। मैंने कहा कि हवा है रुकावट कम, पानी है रुकावट ज़्यादा, गिलास है रुकावट ज़्यादा, है ना। तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। दूसरा, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। सर वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे कैसे डिपेंड करता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट पे सर कैसे डिपेंड करता है? सर क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अभी तो फॉर्मूला बताया था। अरे अभी तो फॉर्मूला बताया था कि वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। थर्ड, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। उस टाइम पर टेम्परेचर क्या है भाई, उस पर भी तो डिपेंड करेगा। नहीं समझे? समझना पड़ेगा। फोर्थ है, सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करता है। सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम का मतलब क्या है? लाइट के आसपास क्या मीडियम है? लाइट के आसपास पानी है कि लाइट के आसपास क्या है ना। या एक और छोटी सी बात याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो छोटी छोटी बातें थी। दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI लिख रहा हूँ, RI, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर पेयर ऑफ मीडियम। किसके लिए? पेयर ऑफ मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एक का नहीं होता, वो कंपैरिजन है, पेयर ऑफ मीडियम का है। किसके लिए? वो पेयर ऑफ। आपने हमेशा देखा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम? एक मीडियम के स्पीड को दूसरे मीडियम के स्पीड से डिवाइड करके। सोचो अगर पूरी सृष्टि में एक ही मीडियम हो, पूरे यूनिवर्स में एक ही मीडियम हो, एक ही जैसा हो, दो मीडियम हो ही ना, तो क्या आपको इस चीज को पैदा करने की जरूरत पड़ेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को? नहीं। जब हर जगह सेम ही है सब कुछ, तो रुकावट कहीं पर फील होगा क्या? नहीं, एक जैसा ही लगेगा। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाया ही तभी गया है जब एक मीडियम के कंपैरिजन में दूसरे मीडियम को देखते हैं। वैक्यूम के कंपैरिजन में वाटर को, वैक्यूम के कंपैरिजन में किसी और को। नहीं समझे मेरी बात को? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो मीडियम के लिए डिफाइंड होता है, एक मीडियम के लिए डिफाइंड नहीं होता। जैसे मैंने कहा वैक्यूम टू व्हाट? वैक्यूम टू वाटर, वैक्यूम टू एयर, तो दो मीडियम है। कितने मीडियम है? तो ये हमेशा दो मीडियम के लिए डिफाइन होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने एक चीज याद कर लिया है। क्या याद कर लिया है? कि जो अर्थ के बाहर, सुनो, अर्थ के अंदर तो मीडियम है, अर्थ के अंदर क्या है? मीडियम अलग है, और बाहर हमने ये मान लिया है कि भाई वैक्यूम है। क्या है ये? बाहर कुछ भी नहीं है। हमने ऐसा मान लिया कि बाहर वैक्यूम में कुछ भी नहीं है। तो ध्यान रखना, जब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगा तो वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम कितना होता है? स्पीड इतना, और यहाँ पर आएगा स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ मीडियम। तो एक बात ध्यान रखना कि क्या दोबारा हमने पेयर लिया है? क्या लिया है? पेयर। भले ही हम इसको वैक्यूम बोलते, कुछ भी नहीं मानते, पर कहीं ना कहीं एक प्रकार का मीडियम तो मान सकते हैं इसको। तो दोबारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमने निकाला है, भले ही वैक्यूम के लिए है, बट ये कहीं ना कहीं पेयर में काम कर रहा है। किसमें काम कर रहा है? पेयर में। तो लेकिन यहाँ पर पेयर तो है, यहाँ पर पेयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा पेयर के लिए होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर वैक्यूम है, तो इसको हम प्यार से अलग सा नाम दे देते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कहने का मतलब क्या है कि वैक्यूम ना, एक वैक्यूम के केस में स्पेशल नाम रखते हैं हम। क्या बोलते हैं कि अगर वैक्यूम होगा तो वहाँ पर नाम यूज करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो उसका नाम होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, बस एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये वैक्यूम के कंपैरिजन में। लेकिन मैं ऐसा कहूँ आपसे कि भाई ऊपर पानी है, पानी से लाइट गया गिलास में, तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो सिर्फ होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम नहीं है। और क्या दोबारा दो मीडियम के लिए है? ये दोबारा पेयर है। यहाँ पर क्या है? पेयर है ना दोबारा यहाँ पे। तो ध्यान रखना बस कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा दो पेयर ऑफ मीडियम के लिए होता है। तो ये कुछ बातें थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके। तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। फिर आगे लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया होगा, गुड। सुनो, अगर लिख लिया तो एक और बात याद करना, कई सारे बच्चों को इस बात से कंफ्यूजन होता है कि मैंने कहा एक होता है डेंसिटी। डेंसिटी पता क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। सुना आप लोगों ने? ये मास अपन वॉल्यूम होता है डेंसिटी। और यहाँ पर भी हम एक डेंसिटी पढ़ रहे हैं, मतलब ये डेंसर और एरर बताता है ना, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोल रहे हैं ना। आपको बताया था मैंने कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकली डेंसर है कि नहीं बताता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बताता है कि कोई मीडियम ऑप्टिक्स यानी लाइट के लिए कितना डेंस है, कितना भीड़ वाला है, कितना भीड़ वाला नहीं है। तो ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, ऊपर भी स्पीड और नीचे भी क्या होता है, स्पीड ऑफ सेकंड मीडियम। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों सेम बात है क्या? नहीं। देखो जो ये डेंसिटी है ये मास अपन वॉल्यूम, इसको बोलते हैं मास डेंसिटी और उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड का रेशियो लेते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए क्या ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम चीज़ है? नहीं। मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर ऑप्टिकल डेंसिटी इज स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन। तो दोनों डिफरेंट चीज होते हैं। दोनों क्या होते हैं? हाँ, फील करने लायक सेम हो सकता है, फील करने लायक। मैं फील कर रहा हूँ इसलिए, लाइट के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। लाइट के लिए अलग है बातें, पर आप ऐसे ध्यान रखना कि फॉर्मूला अलग है तो दोनों चीज अलग है। वो लाइट के लिए भीड़ है और ये अलग चीज है। बात समझे नहीं समझे? ये लाइट के लिए रुकावट होता है ऑप्टिकल डेंसिटी, कि भाई ये कितना ऑप्टिकल डेंस है या कितना ऑप्टिकल डेंस नहीं है। तो ये दोनों चीजें अलग होती है, बोथ आर डिफरेंट थिंग। इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अच्छा देखो बच्चों, प्यारे बच्चों सुनो, बहुत हो गया। ये हमने पढ़ा अभी छोटी सी बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके, इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन को लेके। अब चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भाई जो रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, टॉपिक का नाम लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। अच्छा एक बात तुम्हें बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। वैसे मैं ये वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, रे में नहीं पढ़ाने वाला, पर अभी बोल दे रहा हूँ मैं, अगर तुम्हारे एग्जाम में कभी आ जाए। पता क्या है, देखो जब लाइट, सुन लो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पक्का आएगा, लिख के दे रहा हूँ गारंटी। और जो मैं बोलता हूँ आ भी जाता है। मैंने कहा था कैपेसिटर वाला क्वेश्चन ऐसे कि बताओ एक प्लेट पॉजिटिव की नेगेटिव वाला, और मैंने कहा था कि इसका आंसर उल्टा होता है, पर तुम पेपर में वो लिख के आना जो बता रहा हूँ। तुम लोग को याद नहीं, तुम नोट्स रिवाइज नहीं करते है ना। चलो छोड़ो, अब वो भी पेपर में आया है। अरे सुनो सुनो सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे नोट्स ही है। सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन डिक्टो दिखाई देंगे तुम्हें पेपर में सेम, अगर तुम नोट्स पढ़ के जाते हो तो। जितना पढ़ा रहा हूँ मोर देन इनफ है यार, क्या छोड़ रहा हूँ मैं? एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, नथिंग, कुछ नहीं छोड़ रहा मैं, ठीक है। देखो पहली बात, कई सारे बच्चे पूछते इज दिस इनफ, मैं कहता हूँ हाँ जाओ पढ़ लेना। नहीं समझे? इनफ है भाई, इनफ है, इससे ज़्यादा क्या आएगा। पर याद होना चाहिए, याद है तो इनफ है, याद नहीं है, नहीं कर पाए तो इनफ नहीं है, बात खत्म। याद हो तो सब कुछ इनफ है। देखो अब मैं ये समझा रहा हूँ कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, पहले मीडियम से दूसरे में गया, तो क्या क्या बदलता है? इसका स्पीड, हाँ बदलता है, स्पीड बदलेगा, वेवलेंथ भी बदलेगा, पर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। क्या बोला मैंने? फ्रीक्वेंसी। लाइट कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अब फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती ये वेव ऑप्टिक्स में समझाऊंगा बढ़िया से, पर अभी के लिए क्या याद रखोगे कि व्हेनेवर लाइट चेंजेस गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, स्पीड चेंजेस, वेवलेंथ चेंजेस, बट उसकी फ्रीक्वेंसी कभी बदलती नहीं है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। अब देखो हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। तो हम हमारे सिलेबस में, सुन लो, हमारे सिलेबस में या जेई लेवल पे भी क्या क्या पढ़ाते हैं। पहला ये कि दो प्लेट लेंगे हम, सुनो मेरी बात, दो प्लेट लेंगे, इसको बोलते हैं हम स्लैब। क्या बोलते हैं? स्लैब। तो दो प्लेट लेते हैं ना, या ऐसा मान लो ग्लास का प्लेट है, एक ही प्लेट है, एक ग्लास का मोटा सा जो तुम्हारे डाइनिंग टेबल के ऊपर होता है। डाइनिंग टेबल या जो भी सिटिंग टेबल हो शीशे की रखते हैं ना, कांच की, तो मोटा सा कांच है, कांच, तो ये कांच का स्लैब है। कांच का क्या है? स्लैब। तो हमें ये पढ़ना है कि जब स्लैब के अंदर लाइट जाएगा तो क्या होगा। तो हम पढ़ रहे रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम। तो पहला मीडियम क्या होगा हमारा? स्लैब। पहला मीडियम होगा हमारा स्लैब, कि स्लैब के अंदर अगर लाइट जाएगा तो क्या होगा। दूसरा हमें ये पढ़ना है कि अगर वही लाइट किसी पानी के अंदर गया, पानी के अंदर गया तो क्या होगा। ये दूसरा मीडियम हो गया। मतलब और फिर हमें क्या पढ़ना है, सुनो, कि अगर यही लाइट प्रिज्म के अंदर जाएगा तो क्या होगा। यही लाइट अगर प्रिज्म के अंदर जाएगा तो क्या होगा। मतलब रिफ्रैक्शन, क्या पढ़ना है हमें? रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। और जब यही लाइट, ध्यान दो इधर, जब यही लाइट लास्ट में लेंस के पास जाएगा तो क्या होगा।
तो हमें 4 टॉपिक पढ़ना है, जिसमें अभी हम 2 को डिस्कस करेंगे आधे घंटे में, बाकी ये वाला और ये वाला तमीज़ से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, इसमें और इसमें। ये बहुत बड़े टॉपिक है अभी, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम, जिसमें पहला स्लैब, दूसरा पानी, तीसरा ये, चौथा ये क्या है, लेंस। क्या ये, लेंस। तो अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, तो रिफ्रैक्शन स्लैब से हम पढ़ते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब। अब मेरी बात को सुन लो, प्यार से कह रहा हूं मैं। जीवन में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो और रिफ्रैक्शन की बात चल रही हो, तो वहां पर यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ ही सारे क्वेश्चन का जड़ है। देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब लगाने वाले हम, तो ये स्लैब है कोई, ये कोई स्लैब है कांच का, गिलास, ये गिलास है, गिलास। अब इस गिलास में ना लाइट ऐसे गया, ये नॉर्मल है, नॉर्मल, और लाइट ऐसे एंटर किया। अब आपको पता है ये रेयर मीडियम है, μ1, ये है μ2, ये कैसा मीडियम है, डेंसर। तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया, लाइट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया। अब बताओ ये है डेंसर, क्या है ये, डेंसर। अब निकलते वक्त लाइट क्या करेगा, निकलते वक्त लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से कहाँ पे आया, रेयर, दोबारा रेयर में आया, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको निकालना क्या होता है, आपको ये निकालना होता है कि भैया देखो, अगर कोई ग्लास स्लैब नहीं होता यहाँ पे, इधर ध्यान दो, अगर कोई, सुन लो, लिखना बाद में, अगर कोई ग्लास नहीं होता तो ये लाइट कहाँ जाता, ऐसे जाता। लेकिन ग्लास होने की वजह से जो लाइट निकला, ये येलो वाला ऐसे निकला, तो इन दोनों के बीच में शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, शिफ्ट। तो कितना शिफ्ट हुआ, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो भी CBSE लेवल पे बहुत पहले 2003, 2007, 4, 5 में आया था। अभी रिसेंटली कभी नहीं आया, पर मैं करवाऊंगा, रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है, मोर देन इनफ करवाया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये समझा रहा हूँ कि इसको स्लैब वाले में करना क्या होता है कि भैया जब भी लाइट स्लैब से पास होगा, शिफ्टिंग होगी, क्या होगी, तो इस शिफ्ट को बोलते हैं हम लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट। तो ये लेटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है, जो डिस्टेंस है d, ये जो डिस्टेंस है d, उसकी वैल्यू सर कितनी है, निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए बड़ा आसान है, 2 इक्वेशन बनाया जाता है, निकल जाता है। देखो कैसे निकाला जाता है, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो, आप टारगेट को पहचानो, टारगेट है आपका ये डिस्टेंस निकालना। क्या निकालना, अगर सोचो, मेरी बात सुनो प्यारे बच्चों ध्यान से, अगर ये जो d है, d, इसको उठा के मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ, अभी भी तो ये d ही रहेगा, नहीं समझे मेरी बात को, ये अभी भी तो d ही रहेगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा हुआ कि मेरे को ट्रायंगल दिख गया, ट्रायंगल से d निकाल लूँगा। मान लो इसका नाम रख दिया मैंने P, ये पॉइंट हो गया Q, ये हो गया R, ये क्या हो गया R। और बात समझ पा रहे हो, तो अगर मैं ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल PQR में, चलो आप सुनो मेरी बात, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये एंगल क्या बचेगा बताओ, ये बचेगा I माइनस R। क्या बचेगा बताओ कैसे, पूरा I होता है ना, अरे वर्टिकली अपोजिट एंगल भाई। तो अगर ये नीचे वाला R है तो क्या बन जाएगा, I माइनस R। तो मैं ले रहा हूँ, देखो मेरा टारगेट क्या है, टारगेट है d निकालना। टारगेट क्या है, स्मॉल d। तो स्मॉल d कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ट्रायंगल से बोलूँगा, देखो भैया कॉस लगा दो या साइन लगा दो, बोलो क्या लगाए बताओ। अगर रुक जाओ मैं बताता हूँ, अगर मुझे ट्रायंगल यूज़ करना है तो अगर मैं साइन लगाऊँ तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, चलो ठीक है, साइन लगा रहा हूँ, साइन I माइनस R लगा रहा हूँ। तो साइन I माइनस R क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, RQ, और हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, PR। तो देखो फटाफट, अब आप RQ तो आपका टारगेट है, तो साइन I माइनस R जो हो गया वो हो गया क्या, R इंटू Q, और जो कि आपका टारगेट है D, क्या हो जाएगा वो D, और आपको मिल PR। तो ये आपका इक्वेशन है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस PR को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो P इंटू R साइन I माइनस R इज इक्वल टू स्मॉल d। अब आपको क्या करना है, आपको PR की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा आप लोग लिख लेना बेटा कि इन ट्रायंगल, ऐसे लिखना, इन ट्रायंगल PQR। भैया PQR में खेल खेला गया है। अब मेरी बात सुनो, अब देखो अगर आपको नापना है, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो, सुनो, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो घर में इजीली इस वाले को नाप सकते हो आप स्केल से। किससे,
तो P और R, जिस फॉर्मूले में PR है उसको नाप सकते हो और I और R पुट करके आंसर निकल जाएगा। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे तो ना आपको लाइट मिलेगा, ना स्लैब मिलेगा, ना आपको स्केल मिलेगा। तो अब ये दिक्कत है कि PR कैसे निकाले, PR कैसे निकाले। तो उसके लिए ना एग्जाम में एक चीज़ दिया होगा, कितना थिक है, जो ग्लास स्लैब है उसकी थिकनेस दी होगी। तो T दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अरे मेरी बात सुन लो जो कह रहा हूँ मैं, आपको T दिया होगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन कैसे करोगे, ये हो गया T, ये क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस कितना हो गया T, और आपको PR निकालना पड़ेगा, PR क्या निकालना पड़ेगा, PR। तो यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लगाए बताओ, एंगल पता है, अब लगा दो cos R, cos R लगा रहा हूँ, ट्रायंगल ले रहा हूँ PR और इसको H ले रहा हूँ, ट्रायंगल PRH। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, दूसरा ट्रायंगल का पंगा क्यों डाल रहे हो, क्योंकि मुझे PR की वैल्यू पता नहीं होगी ना, तो ट्रायंगल से ही निकलेगा। तो cos अगर R लगाऊं तो बताओ क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस तो T है। अरे बेस क्या है यार इस ट्रायंगल में, बेस क्या है, अगर ये R है तो ये होगा बेस, ये क्या होगा बेस, बेस हो गया T, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा PR। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया PR। तो देखो PR निकालना कितना आसान हो गया, तो PR हो गया T बाई cos R, T बाई। अब देखो इससे फायदा क्या हो गया, इससे फायदा ये हो गया कि अब मुझे PR फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, थिकनेस पता होगा और एंगल तो पता ही होगा। अब इस वाले को यहाँ पुट कर दूंगा मैं, इसको यहाँ पुट कर दूंगा, तो देयरफॉर जो मेरे पास आएगा D मतलब शिफ्ट, वो आ जाएगा PR की जगह पर क्या लिख दूँ, T बाई cos R, T बाई cos R, और मल्टीप्लाई में क्या है साइन I माइनस R। तो ये मेरा D आ गया, क्या आ गया D। यानी जब मेरे को D निकालना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, थिकनेस चाहिए, साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और cos R। अगर सुन लो अब इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे याद कर लेना ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है, μ1 sin I μ2 sin R। ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल हो सकता है बताओ, अगर बाई चांस बड़ी चालाकी से उसने I नहीं दिया, क्या नहीं दिया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम I निकाल सकते हैं। पर समझ नहीं आया, अरे दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और I और R यहाँ से निकल सकता है इजीली। तो इन दोनों फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो मेन बड़ा आसान था। देखो दोबारा बोल रहा हूँ, जब मुझे D का फॉर्मूला ड्राइव करना था, पहले ट्रायंगल लिया मैंने, कौन सा वाला, तिरछा वाला, फिर ट्रायंगल सीधा वाला, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से। देखो अरे आप लोग देखते नहीं हो यार, यही गलत बात है। देखो PR मैंने कैसे निकाला, cos R से, T बाई PR, थिकनेस बाई PR। कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला PHR। तो इस ट्रायंगल से PR निकाला, PR को इसमें पुट कर दिया इसकी जगह पे, तो ये D का फॉर्मूला आ गया। तो आपकी मर्जी है, बाकी इसके ऊपर न्यूमेरिकल या क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछा जाता है, बाकी निकालने को भी आएगा तो बड़ा आसान है। सो यू कैन नोट इट डाउन। अगला हम पढ़ेंगे पानी वाला। सो प्यारे बच्चों देखो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लेंगे एक बार, है ना, इजीली। अगली क्लास में न्यूमेरिकल ले लेंगे, पर लेने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर नहीं आता न्यूमेरिकल जनरली। अगर आएगा भी तो क्या यार, थिकनेस ऑफ स्लैब, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो थिकनेस पता हो, I पता हो, R पता हो, R ये तो पुट करना है, खत्म, आ गया D। और एंगल ना दिया हो तो आपको पढ़ाया था मैंने, स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं, निकलवाया था ना आपको, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवाया था। तो इन चारों में से इन दोनों को रिलेट करके कर लेना। अब एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, सुनो टॉपिक ये है कि मान लो यहाँ पर पानी है, यहाँ पे क्या है, पानी, यहाँ पे पानी है, और पानी के अंदर एक मछली है या कोई कॉइन है, कॉइन। आज घर पे जाना है, गिलास के अंदर पानी भरना, उसमें कॉइन रखना, कॉइन आपको उठा हुआ दिखाई देगा, कॉइन आपको, कर ले भाई बात कर ले, मोदी जी को मारने जाना है ऐसा कुछ, बेवकूफ, इंतजार कर रहा कब मैं मरूँ और कब मैं। तो यहाँ पर एक कॉइन, क्या है, कॉइन। करो, इतनी सीरियस मीटिंग। तो यहाँ पर है कॉइन, यहाँ पर क्या है, कॉइन। अब जो कॉइन है, मेरी बात सुनो, जो कॉइन है, कॉइन, अब पानी इसमें भरा हुआ है और कॉइन को देखोगे ना तो आपको ये कॉइन जो है, कॉइन ऊपर दिखाई देगा। कई बार होता है कि हम मछली को सोचते हैं, ये रहा, पकड़ने जाते हैं, मछली हाथ से निकल दूर भाग जाती है,
तो ये इसको पता क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं छलावा। क्या बोलते हैं? छलावा। मतलब जो प्रतीत हो रहा है वो है नहीं, जो प्रतीत है वो है नहीं। मतलब अगर मैं बोलूं इसका रियल डेप्थ क्या है, जो भी हाइट ऑफ कंटेनर है, जो भी हाइट ऑफ कंटेनर है उसको हम बोल रहे रियल डेप्थ। क्या बोल रहे? और ये जो दिखाई दे रहा है ये एपरेंट है। क्या है? क्या मैंने एपरेंट वर्ड पहले भी यूज किया है? एपरेंट का मतलब होता है जो रियल ना हो, जो प्रतीत हो रहा है, जो फील हो रहा है। तो इसको स्मॉल एच से लिखते हैं हम। तो स्मॉल एच हमारे लिए आज से क्या हुआ करेगा? स्मॉल एच हुआ करेगा एपरेंट डेप्थ, एच इज इक्वल टू रियल डेप्थ। तो हमने दो बातें आपको बताया, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, और स्मॉल एच को बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है नकली डेप्थ। क्या होता है इसका मतलब? नकली। तो ये नकली डेप्थ है। तो एक हो गया रियल डेप्थ, एक हो गया एपरेंट डेप्थ, नकली डेप्थ। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप मुझे कुछ मत करके दिखाओ, ये जो एपरेंट डेप्थ है ना इसका निकाल के दिखाओ। तो इसके लिए डेरिवेशन कैसे करते हैं? तो टॉपिक का नाम है एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, पता है क्या? देखो तरीका क्या होता है कि हम ये मान लेते हैं, कैसे मानते हैं देखो, हम ये मानते हैं, सॉल्यूशन कैसे करते हैं, हम ये कहते हैं कि यहाँ पर कॉइन है, कॉइन से रेज निकली होगी, कुछ रेज ऐसे कुछ रेज ऐसे, जो 90 डिग्री पे गई वो सीधी निकल गई, लेकिन कुछ रेज ऐसी होगी जो यूं गई होगी। और ये डेंसर मीडियम है। क्या है? डेंसर। और ये है, ये तो बाउंड्री है, और ये रेरर मीडियम, ऊपर बाहर क्या है? रेरर। तो ऐसा हुआ होगा कि जब ये नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल यहाँ पे नॉर्मल है, क्या ये नॉर्मल, तो जब लाइट कहाँ से गया होगा? डेंसर से रेरर, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, तो कोई बंदा यहाँ, उसकी आंख यहाँ पर होगी, तो आंख में रेज आई, आंख में रेज आई। जब समझ नहीं पा रही बात को, लाइट डेंसर से किस में गई? रेरर में, तो नॉर्मल से दूर भागी। अब उसकी आंख में देखो, ये है कॉइन, सुनो ये क्या है? कॉइन। तो कॉइन की इमेज ऐसे गई, और ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू, जो इमेज है वो टेढ़ी पहुंच रही है। क्या पहुंच रही है? तो बंदे के सामने, आपको तो पता है कि हम ये मान रहे रे ऑप्टिक्स और स्ट्रेट लाइन बताया था मैंने आपको, रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो उस बंदे को लगेगा कि पक्का मछली यहाँ पे, समझे नहीं? क्योंकि उसकी आंख में रेस टेढ़ी गई। पर आपने पढ़ा होगा कि लाइट हमेशा कैसी आती है? सीधी। तो एक्स्ट्रा हम प्लॉट करते हैं डॉट डॉट से। तो देखो कॉइन था यहाँ पे, इमेज लेके गया लाइट, लेकिन पानी की वजह से हो गया लाइट टेढ़ा, तो आंख में ऐसे पहुंचा, तो आंख को लगेगा कि इमेज यहाँ पे, इमेज कहाँ पर है? तो उसको लगा कि अच्छा कॉइन ये रहा, कॉइन ये रहा, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है। अब तो इसको तो हमने स्मॉल एच बोला है, क्या बोला है इसको? स्मॉल एच। अब ये निकालना है, कुछ एंगल की बातें करते हैं। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या ये? और ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे। अब देखो अगर ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, पता है? और इसको मैं मिला रहा हूँ, देखो अब देखो अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा। अरे ये एंगल आर है तो ये भी आर हो जाएगा। तुम लोगों ने बचपन में नहीं पढ़ी तो मेरी गलती नहीं है कि ये कौन सा वर्टिकली अपोजिट होता है, और अल्टरनेट इंटरनी जो भी एंगल है, मेरे को तो पता है कि कौन क्या होता है, नाम भूल गया मैं। ये आर है, ये आर है। अब मेरी बात सुनो बेटा, अब एक बात बताओ, हम लाइट को चलाए कहाँ से? लाइट को हमने कहाँ से चलाया बताओ? लाइट को चलाया हमने अंदर से। तो मेरे लिए ये होगा मेरा फर्स्ट मीडियम। क्या होगा ये मेरा फर्स्ट मीडियम? कौन सा होता है? जहाँ से लाइट जाती है। तो लाइट यहाँ से निकली है ना, चलो इसको हम डेंसर बोल देते, म्यू डेंसर। क्या बोल दिया हमने इसको? म्यू डी लिख दिया, मतलब डेंसर मीडियम। इसको लिख देते हैं म्यू रेरर, म्यू रेरर। अब मुझे ये बताओ, सुनते रहो, अब मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है स्मॉल एच। क्या निकालना है? तो स्मॉल एच में कैसे निकालूं? मैंने कहा कि टेन आर लगा देता हूँ, टेन थीटा क्या लगा देता हूँ? टेन आई लगा दो। चलो टेन आई क्या लगा दिया हमने? ये आई है ना, आई, अरे नहीं दिख रहा क्या? तो टेन आई जो होगा, क्या बोला मैंने? टेन आई क्या होगा बताओ? ये जो डिस्टेंस है बाई दिस, नहीं समझे? टेन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर, पूरा परपेंडिकुलर ये है बाई बेस। चलो इसका नाम लिख दो ए बी, और ये लिख लो ओ। तो टेन आई क्या हो जाएगा बताओ? ए बी बाई परपेंडिकुलर बाई बेस ए ओ। ए बी क्या है आपका? ए बी कुछ होगा। ए ओ क्या है? अरे ए ओ क्या है? ए ओ है आपका कैपिटल एच, रियल डेप्थ। अच्छा मैंने कहा ठीक है। अब इसी बहाने ना आप टेन आर लगाओ,
टेन आर। टेन आर क्या होगा बताओ? आर ये है, आर ये दिख रहा है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, और बेस क्या होगा? स्मॉल एच। नहीं समझ पा रहे बात को आप? अब दिख रहा है बढ़िया से कि अगर ये आर लेंगे, आर, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो टेन आर लगाओगे तो ए बी बाई स्मॉल एच, ए बी बाई। तो चलो 2 इक्वेशन आ गया मेरे पास। मैंने, क्योंकि मेरे को करना क्या है, मेरे को स्मॉल एच निकालना है, तो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ। बेटा हो गया, पढ़ ले। अब मेरी बात सुनो। अब यहाँ पर देखो, रिफ्रैक्शन कहीं पर भी होगा तो आपको स्नेल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आप अप्लाइंग स्नेल्स लॉ डेरिवेशन के लिए, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पर देखो, लाइट यहाँ से कहाँ से चला है? यहाँ से, तो म्यू डी साइन आई इजिकल टू म्यू एयर साइन आर। अरे नहीं समझ में आया? अरे स्नेल्स लॉ लगाओगे, लाइट कहाँ से गया? डेंसर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर साइन ऑफ आई इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर साइन आर। अब एक बार ध्यान रखना, हमारी जो आँख है, क्या बोला मैंने? हमारी आँख पे एंगल बहुत कम बनता है, एंगल बहुत, तो ध्यान रखना कि एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स आर स्मॉल। जब भी एंगल स्मॉल हो ना, तो एक कॉन्सेप्ट लगता है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जो साइन आई है वो आई के बराबर हो जाएगा और वही टेन के बराबर हो जाएगा, टेन आई। साइन आई आई के बराबर, टेन आई के बराबर। वैसे ही सिमिलरली फर्स्ट ये और सेकंड ये, कि जो साइन आर होगा वो आर के बराबर और टेन आर के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? टेन आर। तो हमने कहा अच्छा, मतलब ये जो फिनोमिना है हमारा, ये देयरफॉर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर साइन आई को लिख देंगे हम टेन आई, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर